फेमरल वेन जो है उसको पंक्चर करने की सबसे मेन रीजन जो है वो दो हो सकती हैं। दो वजह से आप जो है ये कहने के पंक्चर आप करते हैं। नंबर वन, अगर आपने राइट हार्ट कैथ प्लान की हुई है। नंबर टू, अगर आपने क्या करना है, कोई टीपीएम डालना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप फेमरल वेन एक्सेस लेते हैं। तो फेमरल वेन एक्सेस जो है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कौन सी चीज मीडियल होती है। कौन सी चीज मीडियल होती है? अगर यहाँ पे हम बात करें तो कौन सी चीज मीडियल होगी? दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे अभी सिंगल स्ट्रीक उसकी, तो ये है वेन। कुछ लोग इसको नैव पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको वैन पढ़ते हैं, इस तरह पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि आर्टरी जो है हमेशा मिड में होती है नर्व के और वेन के, और वेन हमेशा मीडियल होती है। तो इसलिए जब भी आपने वीनस पंक्चर करना हो, फेमरल वेन पंक्चर करना हो, तो आप हमेशा जो अपनी निडल है, लेट्स सपोज दिस इज योर निडल, तो आप उसको हमेशा मीडियल रखेंगे। यहाँ पे आपका पेशेंट है, आपने उसको प्रेस किया और आप इस निडल को हमेशा यू मीडियल रखेंगे, इस तरफ ही लेके आएंगे, लाइक कि इस तरफ मूव नहीं करेंगे, कि जितना आप लेटरल साइड पे मूव करते जाएंगे उतने चांसेस है कि आप पेशेंट की नर्व को जो है वो पंक्चर कर दें, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि आपने इसको मीडियल रखना है। इसको भी वीनस एक्सेस का भी तरीका सेम वही होता है कि आपने सबसे पहले क्या देना है, जाइलोकेन। जाइलोकेन दिया, फिर उसके बाद आपने नीडल ली, सेल्डिंगर टेक्निक के जरिए आपने उस नीडल को एडवांस किया एट द एंगल ऑफ 30 to 45 डिग्री, ठीक है, इतना एंगल होता है इसका। और यही आपका एक एमसीक्यू भी था कि नीडल को कितने एंगल पे एडवांस किया जाता है, तो 30 to 45 डिग्री इस पे एडवांस किया जाता है, ज्यादातर 45 डिग्री, ठीक है। फिर ये करना होता है कि सेम उसी प्रोसीजर के तहत आपने इसमें निडल लेके गए हैं, जैसे आपने रेडियल शीथ, फेमरल शीथ, आर्टीरियल पास किया, सेम आपने वैसे ही वीनस शीथ भी पास करनी है। निडल लेके गए, निडल से पंक्चर किया, फिर आप उसके बाद वायर लेके गए, वायर के बाद आपने जो निडल है उसको रिमूव किया। निडल रिमूव करने के बाद आप उसके ऊपर क्या लेके गए जी, शीथ। उसके बाद आपने शीथ का डायलेटर प्लस वायर आपने रिमूव कर दी, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जब जाइलोकेन दे लेते हैं तो उसकी जो सिरिंज होती है बैक साइड, या कोई न्यू सिरिंज ले लेते हैं और उसको इस नीडल के पीछे लगा लेते हैं, ठीक है। उसका क्या फायदा होता है कि जब आप इस वेन को पंक्चर करते हैं तो इस वेन का ऑलमोस्ट 10 to 20 जो है 20 मिलीमीटर मर्करी जो है वो प्रेशर इसका कम होता है, या इससे ज्यादा भी कम हो सकता है आर्टीरियल के केस में। और इसका जो ब्लड होता है वो पल्सटाइल नहीं होता। जब आप रेडियल को और इसको आर्टीरियल को पंक्चर करते हैं, फेमरल को, तो जब आप लेट्स बोल कि ये सिरिंज है, तो यहाँ तक अगर ब्लड आएगा तो उस ब्लड में बच्चों पल्सेशन होती है, आपका जो मैनीफोल्ड सेटअप है पूरा, उसके जिस साइड पे वो कनेक्ट होगा वो उस तरह उसमें यू पल्सेशन आ रही होती है। जब आप वेनस साइड को करते हैं, एक तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, ब्लूइश ज्यादा होता है, और दूसरा उसमें ये पल्स स्टाइल एक्टिविटी नहीं होती। तो इससे भी आपको पता लगेगा कि आपने वेन को पंक्चर किया है या आर्टरी को। तो वो क्या करते हैं कि वो इस निडल की बैक साइड पे उन्होंने सिरिंज अटैच की होती है। अब क्या किया, यहाँ पे आगे आपके, अगर मैं कहूँ कि ये समझ लें कि ये आपकी आगे नीडल है, सिरिंज है, और बैक से आपने, ये नीडल है ये वाला पार्ट, और ये पीछे वाला इतना पार्ट आपकी सिरिंज है। वो क्या करेगा, इसको एडवांस करेगा, फिर बैक फ्लो देखेगा, पीछे से सिरिंज को जो है वो बैक फ्लो करेगा उसका। फिर दोबारा किया, फिर जैसे जैसे गए और जब उसके अंदर उसको ब्लड नजर आया उसने बैक फ्लो किया, और अगर हल्का हल्का ब्लड आना शुरू हुआ जिसका कलर भी ब्लूइश सा है, ब्लूइश ग्रीनिश सा, और उसमें कोई पल्स स्टाइल एक्टिविटी भी नहीं है, तो ये कंफर्मेशन हो जाती है दैट दिस इज योर फेमरल वेन। तो अगर आपने पंक्चर दोनों करने हैं, आपने फेमरल वेन पंक्चर भी करना है प्लस फेमरल आर्टरी पंक्चर भी करना है, तो मुझे ये बताएं आप पहले कौन सी चीज पहले पंक्चर करनी है? अगर आप लोग कर रहे हैं, प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। आप सबसे पहले, इफ यू आर द वन टू, तो आप क्या करेंगे, पहले किस चीज को आप पंक्चर करेंगे?
आर्टरी को करेंगे या वेन को करेंगे? वेन। अच्छा, क्यों करेंगे ऐसा, क्यों आप लोग करेंगे? मतलब रीजन क्या? अब आपसे क्वेश्चन किया जाता है, ये वाइवा में क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। आपने प्लान किया है कि आपने राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट, आपने दोनों जो हैं उनको आपने प्लान किया हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अच्छा, इन दैट केस अगर किसी पेशेंट, जो पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में जा रहा होता है, ये लाजमी नहीं है कि आपने राइट हार्ट कैथ प्लान किया है तो आप फेमरल जो है वेन एक्सेस लेंगे। समटाइम्स जो आपका पेशेंट लेफ्ट हार्ट कैथ के लिए आया है, उसका ब्रेडिकार्डिया होता है, उसका हार्ट रेट 35-45 इसमें होता है, इसमें जा रहा होता है, तो आपको उसे टेम्परेरी पेस मेकर डालना पड़ता है, तो आप वो एक्सेस पहले लेते हैं, उसको राइट वेंट्रिकल में प्रेस करते हैं, तो इसके लिए भी आपको वीनस एक्सेस लेनी पड़ती है। इन डाइट के साथ क्या करेंगे आप? एक साइड पे आपकी आर्टरी है, दूसरी साइड पे आपकी वेन है। आप पहले सबसे जो वेन है इसको पंक्चर करेंगे, ठीक है? वेन को आपने पंक्चर किया, उसके बाद यहाँ पे आप इसकी वायर प्लेस कर देंगे, ठीक है? शीथ नहीं डालनी, पहले आपने इसकी वायर प्लेस करनी है, और उसके बाद आपने आर्टरी को पंक्चर करना है। और जो आप जाइलोकेन देंगे वो आप कितने पूरे एरिया में फैलाएंगे केवल? जाइलोकेन जो है वो आपके इतने पूरे एरिया में आएगा, ठीक है? वो इस पूरे एरिया को जाइलोकेन जो है वो कवर करेगा। फिर आपने इसको पंक्चर किया, फिर इसमें भी आपने वायर प्लेस कर दी। इसकी वायर में पल्सटाइल एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब पल्सेशन उसमें फील होती है, इसमें पल्सलेस, ठीक है? फिर आप क्या करते हैं कि आप जब वायर ले जाते हैं, उसके बाद अब आपकी मर्जी है कि आपने शीट पहले ये वाली लेके जानी है या ये वाली लेके जानी है। वजह क्या होती है इसके पीछे कि आप ये वाली अगर आपने पंक्चर पहले कर लिया तो आप इसकी शीट पहले क्यों नहीं प्लेस करेंगे? आप इसकी शीट पहले इसलिए प्लेस नहीं करते कि हो सकता है कि जब आप ये वाली वायर लेके जा रहे हैं तो वो आपके यहाँ पे अगर इसका डायलेटर आ गया है तो वो इसको पंक्चर कर दे, आपकी शीट की इंटरनल किंकिंग कर दे, उसको जो है वो इस तरह वो कह लें कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो खराब कर दे। तो इसलिए पहले दोनों की वायर पास करेंगे, उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आपने पहले जो है वीनस एक्सेस लेनी है या आपने आर्टीरियल एक्सेस लेनी है, ठीक है? यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं। और कभी भी अगर आप लोग दोनों को पंक्चर कर रहे हैं और वेन को पंक्चर कर दिया, तो कभी भी उसको इतना मीडियल और लेटरल ना लेके जाएं कि आप उसका फिस्टुला बना दें, तो वो इंटरनल हीमाटोमा बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है? यस, दोनों फेमरल पंक्चर ही करेंगे, आर्टीरियल और वीनस। आर्टीरियल के जरिए आप जो है वो कोरोनरी आर्टरीज को देख लेंगे, वीनस के जरिए आप उसका टीपीएम आपने प्लेस करना है या आपने प्रेशर्स लेने हैं तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जब आपने इसको पूरा कर लिया, फिर इसके बाद एक स्टेट आती है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस यानी कि वहां पे अगर जो ब्लड आपकी पूलिंग हो रही है तो उसको स्टॉप करना है, तो कंप्रेशन जो है क्या होता है, जब आप वीनस पंक्चर कर लेते हैं उसके बाद आपको 5 to 10 मिनट्स जो है वो कंप्रेशन देनी पड़ती है, जिससे वहां पे फिर ब्लड फ्लो, अगर यहाँ से ब्लड निकल रहा है पेशेंट का तो वो स्टॉप हो जाता है। गॉज पीस के जरिए आपको फर्मली उसको प्रेस करना होता है, कंप्रेशन, ठीक है? अब पेशेंट की इसमें क्या अवेयरनेस जरूरी है, पेशेंट को आपने साथ साथ पूरे का पूरा प्रोसीजर बताना है, आप क्या क्या कर रहे हैं उसके साथ, क्योंकि पेशेंट होश में होता है। इसमें कौन सा आपने उसको जनरल एनेस्थीसिया दिया होता है, जीए के अंदर थोड़ी आप ये प्रोसीजर्स करते हैं। तो इसलिए जब भी आप पेशेंट को ये करें तो आपको उसे बताना है कि अब हम आपको जाइलोकेन लगा रहे हैं, अब आपके निकल जाएगी, अब इस तरह से हर चीज आपने पेशेंट को साथ साथ बतानी है, और बताने का मकसद उसको अपने साथ एंगेज रखना है। और क्यों? ताकि पेशेंट जो है वो वेजोवेगल रिएक्शन में ना जाए। मोस्टली जब दोनों आप पंक्चर करते हैं तो वेजोवेगल में जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है? जो वेजोवेगल रिएक्शन होता है वो किस तरह इंप्लीमेंट हो सकता है, ये किस तरह आप आ सकता है? हाइपोटेंशन में पेशेंट जा सकता है। व्हाट इज हाइपोटेंशन? मैम ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। यस, पेशेंट हाइपोटेंशन में जब जाता है तो उसके अनकॉन्शियस होने के चांसेस भी होते हैं, तो कुछ में तो हार्ट रेट भी ड्रॉप कर जाता है, ब्रेडिकार्डिया, और कुछ में ये टैकी भी हो सकता है, और कुछ में हार्ट रेट चेंज नहीं होता लेकिन पेशेंट हाइपोटेंशन में जा रहा था। इसलिए जैसे जैसे आप निडल पास करते हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको साथ अपने जो हिमोडायनामिक मॉनिटर है आपको उसे देखना होता है साथ साथ, इट इज योर अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अच्छा जी, अब आपने सब कुछ कर लिया, आपने शीट पास कर लिया, आपने वेन जो है उसको पंक्चर कर लिया, आपने अपना प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया, तो उसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है आपका हीमोस्टेसिस आफ्टर शीथ रिमूवल। यानी कि जब आपने अब शीथ रिमूव करनी है, कैथेटर रिमूव करना है, प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, तो उस टाइम पे अब क्या करेंगे? तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिवाइसेस। रेडियल के केस में क्या था? रेडियल के केस में हम क्या यूज कर रहे थे? बच्चों, रेडियल के केस में आपने क्या दिया था पेशेंट को जब आपने उसकी साइड? प्रेशर बैंड, उसको टीआर बैंड भी कहते हैं, ठीक है, प्रेशर बैंड या उसको टीआर बैंड भी आप कहते हैं। अब इसके केस में आपने जो स्टेप्स फॉलो करने हैं या जो चीजें जरूरी होती हैं वो क्या होती हैं? सबसे पहला, जो इसका मैकेनिकल कंप्रेशन डिवाइसेस है बेटा, इसमें से क्वेश्चन कई बार आ जाता होता है। राइट, शॉर्ट शॉर्ट नोट ऑन आर्टीरियल फ्लोइड डिवाइसेस, वो इस तरह पूछते होते हैं, वीसीडी, वेस्कुलर फ्लोइड डिवाइसेस के नाम से, ठीक है, यहाँ इसमें से एमसीक्यूज आ जाता होता है कभी कभार। अच्छा जी, अब इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले जब आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट स्टेप आता है मॉनिटर वाइटल्स। वाइटल्स में आपका ब्लड प्रेशर आ जाएगा, हार्ट रेट आ जाएगा, ऑक्सीजन सेचुरेशन आ जाएगी, आपका इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव दोनों तरह के प्रेशर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले उसका ये करना है। दूसरा चीज आपने जो करनी है, फ्लश द शीथ। कौन मुझे बताएगा कि शीथ को फ्लश क्यों किया जाता है? क्या जरूरत पेश आती है कि आप शीथ को फ्लश करते हैं? मैम ताकि क्लोटिंग वगैरह। यस, क्लॉट कोई ना हो, वेरी गुड। टू क्लियर थ्रोम्बाई, कि उसमें कोई भी अगर थ्रोम्बस पड़ा हुआ है, आपकी शीत अगर ज्यादा देर तक रहती है तो आपको बार बार उसे फ्लश करना था। और पता है आपको, उसकी वजह से उसके प्रेशर चेंज भी हो सकता है। अगर शीत आपने फ्लश नहीं की और पेशेंट के प्रेशर ड्रॉप करें, यू हैव टू फ्लश द शीट्स, और उससे उसके प्रेशर जो है वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए शीत को जो है वो साथ साथ आपको फ्लश करना होता है, उसको देखना होता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक की होती है। तीसरा पार्ट, अगर आपने पेशेंट को दिया हुआ है हेपरिन, तो आप उसके एसीटी से आप उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम, सारे टाइम उसका आप जो है वो एसीटी मशीन होती है उसके जरिए आप इसको चेक करेंगे, ठीक है। क्लॉटिंग टाइम, जो एक्टिवेटेड क्लॉटिंग टाइम है, आप उसका वो ऑब्टेन करेंगे और देखेंगे कि और मजीद कितना हेपरिन का वहां पे इफेक्ट रह गया है, ठीक है जी। और शीट तब तक आप रिमूव नहीं करेंगे अगर आपका एसीटी जो है, एक्टिवेटेड क्लॉटिंग टाइम जो है वो लेस देन 200 ना हो, ठीक है। इससे कम होगा तो आप शीट को रिमूव करें। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आफ्टर पीसीआई कितनी देर वेट रखा जाता है शीट का, और टांग भी आपने सीधी रखनी होती है ऑलमोस्ट 8 to 12 आवर्स, ठीक है। तो उस टाइम पे एक तो ये एसीटी फॉल कर जाता है, हेपरिन का इफेक्ट खत्म हो जाता है, और दूसरा पेशेंट भी थोड़ा सा कंफर्टेबल। आपने क्या करना है, अगर पेशेंट जो है आपका ज्यादा एंग्शियस नहीं है, तंग करने वाला नहीं है, तो आप इजीली शीट रिमूव कर सकते हैं। आप उसको पहले बता दें कि भाई हम आपकी शीट रिमूव करने लगे हैं और आपने हमारी हेल्प करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? फोर्थ पॉइंट पे पहले तो आपने पेशेंट को जो है वो मेंटली प्रिपेयर करना है कि आपकी शीट रिमूव होगी, तो आपने रिमूव शीट, और उसके बाद 3 फिंगर्स के साथ आपने प्रेशर देना है पहले। कुछ का उसी के साथ ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है, लेकिन अगर नहीं हो रही तो आपने क्या करना है? टेक गॉज पीस। और वो जो गॉज पीस है, मैंने जैसे उसकी फोल्डिंग बताई थी कि अगर वो इतना चौड़ा है तो आपने उसको बिल्कुल इतनी सी उसमें ले आना है, और उसकी आपने एंड मेक प्रेशर बैंडेज। उसको आप वहां पे प्लेस कर दें, और फिर आप उसको क्या करें जी, कि वहां से उसको जो है मॉनिटर करें आप कि आप दोबारा उसके गॉज के नीचे से तो ब्लीडिंग नहीं हो रही उसकी, ठीक है।
तो इस तरह आपने वो जो एरिया है जहां से आपने शीट रिमूव करनी है उसको आपने इस तरह से मॉनिटर करनी है। अब ये प्रेशर आपने किस तरह देना होता है? ये जो प्रेशर आप देते हैं गॉस पीस के साथ भी या थ्री फिंगर्स के साथ जो मैनुअल प्रेशर देना है, ये 5 मिनट्स पर शीट साइज। इसका क्या मतलब है? अगर आपकी 5 फ्रेंच की है, मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो 25 मिनट्स। ठीक है। अगर आपकी 7 फ्रेंच की है, 35 मिनट्स। 6 की है, 30 मिनट्स। तो इस तरह आप शीट साइजेस के लिहाज से आपने जो है उसके ऊपर प्रेशर देना होगा। ठीक है, फिर उसको कर देता हूँ। एक तो ये तरीका हो गया कि आपने उसको उसकी शीट के अकॉर्डिंग प्रेशर देना। नंबर जो 5 है हमारा, उस पे क्या आता है? एक तो आपने शीट के अकॉर्डिंग दिया। नंबर 5 आपने फिर उस प्रेशर को डिवाइड करना। और डिवाइड किस किस तरह करना है? फुल प्रेशर पहले फुल दिया आपने। ठीक है, मुकम्मल जितना आप प्रेशर उसके ऊपर दे सकते हैं, पहले फुल प्रेशर दिया। फिर 3 क्वार्टर्स। फिर थर्ड पे आपके पास आ गया हाफ। और यहाँ पे आ गया फिर 1 क्वार्टर। तो इस तरह आपने इन स्टेप्स में आपने प्रेशर देना होता है। जब आपको पता लगे कि हीमोस्टेसिस जो है वो अचीव हो रही है तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। साथ साथ आपने उसकी एक्सट्रीमिटीज को चेक करते रहना है। तो उसकी जो पीडल पल्सेस है वो डिमिनिश ना अगर हो रही है तो वो ज्यादा मसला नहीं है, एक्सेप्टेबल होता है ड्यूरिंग कंप्रेशन। ठीक है। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें। आगे हमने जो पढ़ना है वो है कंप्रेशन डिवाइसेस के बारे में। वो कभी कभार हमारी ये मैनुअल कंप्रेशन हम दे रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार हमें जरूरत पड़ती है मैकेनिकल डिवाइसेस की। ठीक है, जिनको हम वीसीडीज कहते हैं। और वी वेस्कुलर कंप्रेशन या वेस्कुलर फ्लोइयल डिवाइसेस, वीसीडीज। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें जो एक तो है उसका नाम है जी फीमोस्टॉक प्रेशर सिस्टम। फीमोस्टॉक का पूरा जो प्रोसीजर है ना वो उसकी जो पिक्चर है उसके नीचे लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आती तो आप उसकी पिक्चर के नीचे से आप पढ़ सकते हैं। आपको वहां से इजीली क्लियर हो गया। ठीक है। तो सबसे पहला जो आप पढ़ते हैं वो है फीमोस्टॉक। दो तरह की है। और एक आ जाता है आरटीएम डिवाइसेस। जो आपकी फीमोस्टॉक है ज्यादातर ये होता है और इसमें प्रेशर का एक तो मॉनिटरिंग गॉज होता है, साथ उसके गेज होता है जो वो होता है। और फिर साइड पे आपने प्रेशर देना होता है। और ये मोस्टली अगर आपने आर्टीरियल और वीनस कंबाइन दोनों आपने किए हुए हैं तो उस एरिया पे इसको प्लेस किया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? फीमोस्टॉक के केस में एयर फिल्ड कंप्रेशन बबल होता है जो आप स्किन के इर्द गिर्द मोल्ड करते हैं, फोल्ड करते हैं, तो वो उसको जो है वो कह लेंगे स्टॉप करते हैं। ठीक है। इसकी डायग्राम या इसकी जो पिक्चर है वो आप अपने बुक पे देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि स्ट्रैप्स होती हैं बनी हुई, उनको आपने लपेटना होता है लेग के इर्द गिर्द। ठीक है। पास अराउंड बोथ हिप्स। स्ट्रैप्स को आपने पास किया। फिर उसके बाद आपने एक
प्रेशर अप्लाई करते जाना, और प्रेशर आपने साथ साथ नोट करते जाना है। जो आपने हैंड जो स्फिग्मोमेनोमीटर आपने गेज पकड़ा होता है, गेज लिखते हैं उसको, तो वहां से आप साथ साथ जो है उसका क्या कहते हैं प्रेशर जो है आप उसको मॉनिटर करते जाएंगे कि आप कितना कितना प्रेशर दे रहे हैं। और दूसरा, ये नहीं कि आप शीट्स को तोड़ दें, इतना प्रेशर आप दे दें, ऐसा भी नहीं करना। और पेशेंट को जो है बियर कर सके उतना आपने प्रेशर देना है। और कीमोस्टॉप आप किस किस केस में यूज करते हैं जिसमें बहुत आपने पंक्चर किया हो, और दूसरा फॉर लॉन्ग कंप्रेशन, जिनमें हीमोस्टेसिस अचीव नहीं होती पेशेंट्स में, या उनमें एसीटी जो है वो ग्रेटर देन 200 रहता है, तो आप उसके लिए भी इसकी मैनुअल की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और जब इसका प्रेशर आप लगे कि अब हीमोस्टेसिस हुई है, पेशेंट की ब्लीडिंग कंट्रोल हो गया है, तो आफ्टर 30 मिनट्स आप इस डिवाइस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। और एक लाजमन जो एक इंडिविजुअल है वो उसके पास मरीज के खड़ा होना चाहिए उसको मॉनिटर करने के लिए। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें। इसके बाद है हमारा आर्टीरियल फ्लोयर डिवाइसेस। इसके बाद आ जाती है बीसीडीज, जिनको हम कहते हैं वेस्कुलर फ्लोयर डिवाइसेस। उसमें आती है आर्टीरियल फ्लोयर डिवाइसेस। और आर्टीरियल फ्लोयर डिवाइसेस ज्यादातर आप उन लोगों में यूज कर सकते हैं अनएबल टू लाई फ्लैट और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या हैविंग बैक। इनमें आप क्या यूज करते हैं जी? फिर आप जो आर्टीरियल फ्लोयर डिवाइसेस हैं आप इनको यूज करते हैं, मैनुअल कंप्रेशन की बजाय आप ये यूज करते हैं। ठीक है। इनके भी कुछ अपने साइड इफेक्ट्स वगैरह या कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। तो जो हमारी आर्टीरियल फ्लोयर डिवाइसेस हैं इनके अगर कुछ नाम हमको पड़े, तो वो हर कंपनी वाइज भी डिफरेंट है, और कह लें कि प्रोडक्शन के लिहाज से भी थोड़ा उसमें फर्क है। तो आप करते क्या है, एक है आपके पास, पहले नाम देख लें, एंजियोसील। एंजियोसील जो है ये सेंट जूड की। बीसीडी स्टैंड्स फॉर वेस्कुलर क्लोयर डिवाइसेस, और बीसीडी को दो में डिवाइड किया गया है, एक फीमोस्टॉप और एक आर्टीरियल क्लोयर डिवाइसेस। फीमोस्टॉप को आप बहुत, जिनको अगर आर्टीरियल वीनस पंक्चर है हर एक के लिए यूज कर सकते हैं, और दूसरा जिनको लॉन्ग कंप्रेशन देने होते हैं उसके लिए। आगे हम पढ़ रहे हैं आर्टीरियल क्लोयर डिवाइसेस। आर्टीरियल क्लोयर डिवाइसेस आप उनमें यूज करते हैं वो पेशेंट्स जो ज्यादा देर तक लेट नहीं सकते, या जिनकी बैक एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है। उनमें फिर आगे हमारे पास जो नाम है वो है एंजियोसील, ये सेंट जूड की है। वेपर क्लोज, ये किनकी है? ये एबट वेस्कुलर की। आजकल जो स्टेंट्स भी ज्यादातर आ रहे हैं वो एबट वेस्कुलर के हैं, अब वायर्स भी नहीं की है। ठीक है। और ये इसका एक टेबल बुक पे दिया हुआ है, वहां से आपने पढ़ लेना इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और किन किन शीट साइजेस पे हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर स्टार क्लोज है, और एक आपके पास आ जाता है पैक भी है, जो पेरिकुलर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के लिए यूज होती है, फॉर पीवीडी। जो स्टार क्लोज है ये ज्यादा निटिनोल क्लिप वगैरह की कह लेते इसका होता है मैकेनिज्म। अच्छा जी, स्टार क्लोज, उसके बाद एक रह गई हमारी मैग्स, ये एक्सेस प्रोयर की है। तो ये कुछ डिवाइसेस है जो मार्केट में अवेलेबल है एज अ आर्टीरियल फ्लोयर डिवाइसेस। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो आर्टीरियल फ्लोयर डिवाइसेस है इनका किस तरह से इनका फंक्शन क्या होता है।
जो एंजियोसील है इसके बारे में वो ये बात करता है कि अगर आप एंजियोसील को यूज करते हैं तो इसमें थ्रोम्बोलिटिक इवेंट्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और एंजियोसील जो थ्रोम्बोलिटिक इवेंट्स हैं, थ्रोम्बस जो है वो ट्रेवल कर सकता है टू अपर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर अगर इसको टाइटली आप क्लोज करते हैं तो ये कोलेजन को जो है वो पकड़ लेता है। तो उस वजह से ये होता है कि वो आगे जो है ट्रेवल कर जाए, एम्बुलेंस बन जाए, और वो फिर सीबीए वगैरह और इस तरह की चीजें जो है वो कॉज कर सकता है। ठीक है। फिर एक ये है कि इनको जब ये लगाई जाती है ना ये डिवाइसेस, तो एक सुचर मेडिएटेड होती है ये। सुचर मेडिएटेड का मतलब ये है कि एक टांका लगा दिया जाता है इनको सिक्योर करने के लिए, ये अपनी जगह से हिले नहीं। तो जो कहते हैं कि जो सुचर मेडिएटेड डिवाइसेस होती हैं कंसीडर्स सेफ, इनको थोड़ा सेफ कंसीडर किया जाता है। ठीक है। और दूसरा वो ये कहता है कि आपको जब भी आपने ये शीट के ऊपर ये प्लेस करना है तो आपने ये देखना है कि आप इसका फ्लो जो है उसको आप जो क्या कहते हैं कम कंप्रोमाइज ना कर दें। इन चीजों का ख्याल रखना है, और स्पेशली जो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज के पेशेंट्स हैं उनमें ज्यादा इस चीज का ख्याल रखा जाता है, उनमें थ्रोम्बस ट्रेवल करने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और दूसरा उनमें इस तरह का जो स्कार बनने के और इन चीजों के भी चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। इसलिए आपको डिफरेंट व्यूज लेके शीत की एंट्री और शीत को आउट करना, ये सारी चीजें आप ज्यादातर जो बाहर के लोग होते हैं वो अंडर फ्लोरोस्कोपी करते हैं। यहाँ के लोग जिनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका होता है वो ब्लाइंडली शीत आउट कर देते हैं, लेकिन बाहर के लोग जो है वो अंडर फ्लोरो ही शीत डालते हैं फेमरल हेड को देखते हुए, और अंडर फ्लोरो ही शीत को जो है रिमूव करते हैं। ठीक है। ये सारी की सारी डिवाइसेस आजकल में भी यूज हो रही हैं। जो आपकी ये है ये भी सुचर मीडिएटेड है, जो एंजियोसील है ये भी सुचर मीडिएटेड है, आजकल भी यूज हो रहे हैं। और जो आपकी स्टार क्लोज है इसमें क्लिप होता है, निटिनॉल क्लिप, ये एमसीक्यूज बनता है कि निटिनॉल क्लिप जो है वो किस में मौजूद होता है, तो वो आपकी स्टार क्लोज डिवाइस होती है उसमें होता है। ठीक है। और जो ये वाली है इसमें पैक हाइड्रोजेल प्लग होता है। ठीक है जी। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। और उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है कि पोस्ट कैथ आपने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है। मुझे आप बताएं कि एक मरीज है उसकी आपने स्टेंट पास किया तो आप उसको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। आपने उसको जो है मेडिकेशंस भी दी, आपने उसको जो है क्या कहते हैं कंट्रास्ट भी दिया। तो उन सब के अकॉर्डिंग आप पेशेंट को क्या कहेंगे कि भाई अब आपकी क्या क्या जो है आफ्टर केयर क्या है, इन सब के बाद पेशेंट की आफ्टर केयर क्या हो। मैम अगर वन बाय वन कंट्रास्ट भी मुझे दिया तो फिर ज्यादा फ्लूइड इनटेक यस, करना फ्लूइड चाहिए इनटेक आप कंट्रास्ट। ज्यादा करेंगे, लेकिन फ्लूइड इनटेक भी आप उस केस में कि आप उसके जो है आरएफपीज मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉनिटर आप क्या करेंगे पेशेंट की उसके बाद, या जो पोस्ट कैथ या डिस्चार्ज क्राइटेरिया उस पर आप क्या करेंगे। चाहे पेशेंट को आपने वीसीडी लगाई है चाहे नहीं लगाई, आपने उसको कहना है बेड रेस्ट। मॉनिटर वाइटल सबसे पहले आएगा, बेड रेस्ट आएगी फॉर 2 to 4 days अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। जैसी भी कंडीशन है पेशेंट की उसके अकॉर्डिंग आप उसको डील करेंगे। ठीक है। कीप योर हेड डाउन, फिर आप उसको कहेंगे फेमरल शीथ के केस में
जब कफ रिफ्लेक्स आ रहा हो तो आपने अपने ग्रोइन को होल्ड करके रखना है, पेन ना हो, क्योंकि शीथ रिमूवल के बाद भी पेन होती है, कुछ का ब्रूज बन जाता है वो। ठीक है, ड्यूरिंग कफ। फिर आ जाता है इसके बाद आप पेशेंट को क्या बोलेंगे, ड्रिंक फ्लूइड्स। और अगर आपकी लेग पेन होती है, कोई नंबनेस फील होती है, तो फिर आपको फिजियोथेरेपी की जरूरत होगी। ठीक है, 30-30 मिनट्स के बाद उठ के बैठ सकते हैं, थोड़ी थोड़ी वॉक कर सकते हैं आप। और दूसरा, आपने असेस करते रहना है साइट ऑफ हिमाटोमा, अगर कोई हिमाटोमा है, माइनर सा तो होता ही है, प्लस ब्लीडिंग। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर आप उसके बाद पेशेंट को, ज्यादातर 1 या 2 दिन के बाद पेशेंट को वहां से वार्ड से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये है फेमरल के केस में आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है जी। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर आगे हमारे जो कुछ टॉपिक्स रहते हैं उनमें है